परम आदरणीय डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, मंचासीन विद्वज्जन और अन्य सभी विद्वज्जन जो हमारी बात सुन रहे हैं, मैं प्रमोद शुक्ला पर्यावरण, स्वच्छता और मानव जीवन पर अपना लेख प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा जो हमने महसूस किया अपने दिनों में। हमारी शिक्षा दीक्षा अधिकतर बिहार से हुई है, तो हमारे पिताजी दरभंगा से ट्रांसफ़र होके बिजली विभाग में थे। वो मीरगंज गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में गए, जहाँ उनको किराए का मकान मिला हम लोगों को, और वहाँ पे ये मैला प्रथा हम लोगों ने देखी अपने 83 में, जब मैं 7 या 8 साल का था। और टॉयलेट बने होते थे, डिब्बा नीचे रखा होता था टीन का, और वो एक महिला उठा के ले जाती थी, और पीछे वो गिरता भी रहता था, टीन खराब हो जाता था। थोड़े दिन बाद हमारे पिताजी का को बढ़िया रूम मिल गया, अलॉट हो गया वहाँ पे बिजली विभाग में, और उनको वहाँ पे टॉयलेट थे और सब कुछ दिखा। कुछ दिनों के बाद जब हम पढ़ने आए गोरखपुर में, तब हमने सुलभ का कॉम्प्लेक्स देखा, सुलभ टॉयलेट देखा। यहाँ पे हमने उस सोसाइटी के उन महिलाओं को या उस परिवारों को देखा जो अनटचेबल थे, अछूत थे। उनके बच्चे भी हम लोग के पीछे का मोहल्ले में रहते थे। चूँकि हम लोग एक बार उनको पहचान लेते थे, इसलिए कभी छूने की हिम्मत नहीं करते थे यहाँ। जबकि वही सुलभ शौचालय में सुलभ शौचालय कर्मचारी ने दिखा। हमने यहाँ एक बात कहनी चाहिए, महात्मा गांधी की जो थ्योरी, महात्मा गांधी ने जो बात कही थी कि अछूत एक कास्ट, एक बहुत सारे कास्ट को उन्होंने हरिजन नाम दिया कि ये अछूत हैं, अनटचेबल्स हैं, इनको टच नहीं करते, इनको समाज के मुख्य धारा में आना चाहिए। हम ये महसूस किए थोड़े दिन बाद सोसाइटी में कि आदरणीय डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने जो सोसाइटी को इस दिशा से कास्ट कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस किया, जैसे आप कहते हैं कि मैं गांधीवादी हूँ, लेकिन मेरा कार्य गांधीवादी विचारधारा से थोड़ा अलग है। आप महसूस कीजिए कि हम लोग थोड़े दिनों के बाद बाहर कहीं भी टॉयलेट से जुड़ा सुलभ का, बस छोटे सा उदाहरण समझ, सुलभ से जुड़ा हुआ कर्मचारी जो उस कॉम्प्लेक्स में है, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, अनटचेबल नहीं है। ये इन्होंने कास्ट से एक्सेप्टेबल, अनटचेबल से एक्सेप्टेबल कैटेगरी तक को, सोसाइटी को क्रिएट करने का जो काम किया, इसके लिए हम आपका नमन करते हैं। हम अपना पॉइंट शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कार्यों की कुल इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। पर्यावरण के जैविक संघटकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे के अलावा उनसे सभी जुड़ी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। जबकि पर्यावरण के अजैविक संगठकों में निर्जीव तत्व, उससे जुड़ी प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे पहाड़, नदी, हवा, जलवायु, वृक्ष, सब कुछ, ये सब मिलके एक पर्यावरण की बात करते हैं। वैदिक पीरियड से हम देखें, शास्त्रों में भी देखें, शास्त्रों में भी इसी तरह की बात कही गई, 5 तत्वों की बात कही गई है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्वों की बात कही गई है कि सोसाइटी की ओरिजिन उसी से है, मानव की ओरिजिन उसी से है। और वेदों में भी कहा गया था कि हम अपने द्वारा जो सोसाइटी हमको जिन 5 तत्वों से हम बने, उसके प्रति हमको थैंकफुल, कृतज्ञ होना चाहिए। और इसीलिए हमारे सोसाइटी में हम धर्म की जब बात करते हैं, वैदिक ग्रंथों की बात करते हैं, 5 महाऋण की बात की गई, ऋण की बात की गई, इनडेप्टनेस की बात की गई है। 5 ऋण की, जीव ऋण, दैव ऋण, पिता ऋण, अतिथि ऋण, इस प्रकार के गुरु ऋण, 5 ऋणों की बात की जो सारे पर्यावरण से जुड़ा है। मैंने अभी कहा कि जीव जंतु का भी पार्ट पर्यावरण से। हम इन 5 ऋणों से जन्म लेने के साथ ही इनडेप्ट हो जाते हैं, ऋण में आ जाते हैं। जैसे जैसे सोसाइटी को यूटिलाइज करते हैं, सोसाइटी के इन सारे नेचर्स को यूटिलाइज करते हैं, इनके साथ जुड़ते हैं, इनसे संपर्क में आते हैं, हम इनके प्रति आभारी होना चाहिए हमें। और हमको इनको जिस रूप में पाए हैं, उसी रूप में, उससे बेहतर रूप में देना, ये हमारी मोरल ड्यूटीज बताई गई, धर्म के पाठ में बताया गया है, पुरुषार्थ में बताया गया। यही आपका धर्म है, यही आपका अर्थ है, यही आपका काम, इसी से आपको खुशी मिलनी है और इसी से आपको मोक्ष मिलना है। ये हमारे जीवन में बंधा हुआ था पैटर्न के रूप में। और इन सभी ऋण से उऋण होने का ही, ऋण में डेप्टनेस, महायज्ञ का काम सिर्फ ड्यूटीज थी कि अगर आप नेचर है तो नेचर की पूजा करिए, नेचर की पूजा में उसको संरक्षित करिए,
उसको स्वच्छ करिए, उसको सुरक्षित रखिए। यही स्वच्छता का पैटर्न। वैसे ही जैसे देव ऋण की बात की, अगर देवता ने आपको जन्म दिया है तो उसके द्वारा दी गई हुई सारी चीजों को आपको सुरक्षित स्वच्छ रखना, यानी हमारे जीवन के मूल बेसिक थ्योरीज में ही पर्यावरण को स्वच्छ रखने की सारी बात कही गई है। और वही हम अब स्वच्छता के समाजशास्त्र के माध्यम से डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी की एक थिंकिंग, एक सोच के माध्यम से समाज में हम पाते हैं कि वैदिक ग्रंथों के शास्त्रों के साथ समाज शास्त्र के अध्ययन विद्या में सोशलाइजेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हुए जॉनसन ने सोशलाइजेशन थ्योरी जो दिया था उसमें उन्होंने जैविक स्तर, गुदा स्तर में, एनल स्टेज, ओरल स्टेज, तदात्मिक स्तर, किशोर स्तर, इस तरह का स्तर को एक्सप्लेन किया है जहां पे एक बायोलॉजिकल बेबी सोशल ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होता है। ये सारे प्रोसेस स्वच्छता से जुड़े हुए, जहां पे उसको स्तनपान त्याग, शौच प्रशिक्षण, शरीर को सफाई करने की व्यवस्था, मलमूत्र विसर्जन, इस सारे चीजों को बालक बनने के साथ, मतलब समाज में डालने से पूर्व, वो समाज के योग्य व्यक्ति बने इससे पूर्व भी हम उसको ट्रेन कर दिए रहते और कहते हैं ये ड्यूटी है तुम्हारी। और धर्म भी कहता है ये ड्यूटी है, 5 ऋण है आप पे, ये 5 महायज्ञ से ही पूरे होंगे। और हमने उन महायज्ञों को पूरा करने की बात ही छोड़ दी। हमने पृथ्वी और ये पंच जो तत्व है उनसे नीचे जाके हमने भूगर्भ को भी दूषित कर दिया। 5 तो ऊपर ही दिखाई देते, 5 छठे को हम जमीन के अंदर भी दूषित कर गए। तो ये दूषित करने के जो कुछ पैटर्न हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, परिवहन के तेज तरीके, अर्बनाइजेशन, बढ़ती मानवीय गतिविधियों ने पर्यावरण के प्रदूषण में योगदान किया। पर्यावरण प्रदूषण का समाज पर कई प्रभाव है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन की परत की कमी, जैव विविधता का विलुप्त होना जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण के बड़े पैमाने पर ह्रास न केवल प्रदूषण का कारण बनता है बल्कि मानव जीवन के अस्तित्व को भी खतरे में डाल सकता है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप नए नए कारखानों की स्थापना की जा रही है। इनसे निकलने वाले धुएं के कारण वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। रेलगाड़ी, मोटरगाड़ी से धुएं निकल रहे हैं। जल भी प्रदूषित है। नदियों का जल बड़े बड़े कारखानों से जाके उस नदियों में जा रहा है, उससे प्रभावित हो रहा है। कूड़ा कचरा नदियों के हवाले हो जा रहा है। मछलियां तक प्रभावित हो रही हैं। पृथ्वी की वायुमंडल की मोटी परत बर्फ से ढकी हुई है। निश्चित ऊंचाई के बाद यह बर्फ पतली होती गई है। वायुमंडल के गैस एक निश्चित अनुपात में होती है। यदि इनके अनुपात में संतुलन बिगड़ जाएगा तो मानव या सभी जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जितने कार्बन डाइऑक्साइड जो हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल और वाहन परिवहन के साधनों से, वो सब हमारे प्रदूषण को नष्ट करते हैं तो और खराब करते हैं, और जिससे ये प्रदूषण बनता है। अभी कुछ स्टडीज जो पिछले कुछ ही दिनों में आई है, नीति आयोग को कुछ स्टडीज जो आई हैं वो प्रदूषण के चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए नीति आयोग की जो मार्च के बाद रिपोर्ट आई है वो बता रही है, जो सर कल एक्सप्लेन कर रहे थे, कि 72,368 मिलियन लीटर के नगरीय अर्बन वेस्ट वाटर में, अस्वच्छ जल में से सिर्फ 28% ही डिस्चार्ज किए जाते हैं ट्रीट करके। 28% ही डिस्चार्ज करके ट्रीट किए जाते हैं, जबकि 72% वेस्ट वाटर जैसे कि नदियों, जल, ग्राउंड वाटर में मिल जाते हैं। जो पानी हम पीते हैं उसमें भी मिल जाते हैं। उसी पे अभी तो हमको लगता है कि 10 या 5 दिन पहले BHU का एक अध्ययन आया है, 10 या 5 दिन पहले का अध्ययन है, कि उनके स्टूडेंट ने भदोही का एक अध्ययन किया है और वहाँ पाया है कि जो ये कचड़े निकल रहे थे उससे उन लोगों ने खेतों में के सिंचाई में प्रयोग किया, जिससे उनके फसलों में, सब्जी और धान में भारी मात्रा में कैडमियम, निकिल, क्रोमियम, कॉपर और जिंक के अंश पाए गए हैं, जो काफ़ी खराब रहे हैं। उसी प्रकार NSSO की रिपोर्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग की जो अभी हालिया रिपोर्ट के अनुसार 35.5% भारत के ग्रामीण और नगरीय घर जल ही पेयजल से जुड़े हैं। उनको नहीं, ऐसा है
कि पहले ही बता दिया हमने कि आप फिगर वगैरह मत दीजिए, आप बताइए या तो किसी दूसरे ने किया है या आपने किया है। अच्छा ठीक तो समाधान इसका आपके पास में है, ठीक ठीक क्योंकि ये जो स्टैटिक्स है जी वो तो सबके पास है, सब जानते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा कि यदि कोई आदमी काम किया है इस पर, वो जानकारी आपके पास में है तो वो शेयर कीजिए, या जो आपने कुछ काम किया है वो शेयर कीजिए, क्योंकि वो करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। स्टैटिक्स में मत जाइए। कोई काम आपने किया है यदि, या किसी दूसरे ने किया है, सॉल्यूशन निकाला है, वो यदि कहना है तो कहिए। हाँ, वो ये समाधान समाधान बता दें फिगर तो सब जानते हैं ना सर। समाधान इसका ये है कि स्वच्छता के साथ इसको अर्थ से, जो आपकी थ्योरी जो आपकी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है, स्वच्छता के साथ अर्थ से जब तक हम नहीं जोड़ेंगे, इसको शास्त्रों से जोड़ने का समय नहीं रह गया कि हम शास्त्रों से उनके मूल्यों को याद दिलाएं। अर्थ के साथ जब नहीं जोड़ेंगे इसको, हम पुनर्नवीनीकरण, पुनर्चक्रीकरण, पुनर्उपयोगीकरण न इस वेस्ट को बना पाए और उससे सोसाइटी को रोजगार न दे पाए, तब इसका उपयोग सार्थक नहीं हो पाएगा। हम इन जैसे अभी पराली के खाद जो खेतों में जल जाते थे, उनसे बायोगैस बनने की बात हो रही है। जैसे सुलभ शौचालय जो टॉयलेट्स है, जो कचरा बन रहा है, उससे जल बन रहा है और सस्ते में जल बन रहे, 50 पैसा पर लीटर जल मिल रहा है, जबकि दूसरे जगहों पे जो जल के लिए रिचार्ज कर रहे हैं सबमर्सिबल से, वो जल कितना भूगर्भ जल को खत्म कर रहा है। इस पर इसको अर्थ से जोड़ने की जरूरत है। ये सतत स्वच्छता की बात करना है हमको, जहाँ पे अर्थ से, जैसे गोबर की खाद जो बेकार हो रही थी, गोबर वो खाद के रूप में यूटिलाइज होती है, अन्य समाजों के रूप में यूटिलाइज होती है। इस होलिका में हमने देखा कि लकड़ियों की जगह पे गोबर के बने हुए चीज़ों से होलिका जलाई गई और वो बिके हैं मार्केट में, उसका पैसा मिला, उससे लोग रोजगार में जुड़े हैं। जो सीवरेज सिस्टम की स्वच्छता जो थी, वो जो कही गई कि अच्छे ढंग से नहीं हो पाई है, क्योंकि वो लास्ट में उतना ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा और न जल में मिल जा रहा है, और नदियों के जल में, जिससे कि हमारे फसल और पौधे खराब हो रहे हैं। उसको स्वच्छ करके ही इन मेथड से, जिससे ग्रामीण आबादी को भी अर्थ से जुड़ने का मौका मिले और समाज में एक अर्थ समाज शास्त्र के साथ जुड़े, जिससे STP और जैसे प्लास्टिक जो बायोडिग्रेडेबल, इन सबों का पुनर्उपयोग हो। जैसे कि अभी कुछ शहरों में कचरों से बना हुआ चीज़ों से सड़कें बन रही हैं, जिससे अर्थ भी बढ़ रहा है और लोगों को लाभ भी हो रहा है और काफ़ी हैंड्स में काम भी मिल रहा है और स्वच्छता भी दिख रही है। गोरखपुर में ही अभी मिवान तकनीकी से एक मेडिसिटी, एक सिटी डेवलप होने जा रही है, जहाँ ईंटों का प्रयोग नहीं होगा, मिट्टी उत्खनन नहीं की जाएगी। उन सारी चीज़ों को मिलाकर, पराली मिलाकर, उन सारी चीज़ों से समाज को सिस्टम मिलेगा। बिल्डिंग मटेरियल्स जो मिल रहे हैं, बालू वगैरह जो मिल रहे हैं, आज वो भी इन्हीं चीज़ों से पुनर्चक्रित करके, पुनर्उपयोग करके मिल रहे हैं और लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो जो स्वच्छता का सिद्धांत आपके द्वारा समाजशास्त्र में जो आपकी सोच थी, वो हरियाली की ओर केंद्रित है, अर्थव्यवस्था के साथ पूरे समाजशास्त्र को जोड़ती है और पूरी समाजशास्त्र को इसी दृष्टिकोण में, इससे मिले हुए पैटर्न के आधार पर अपनाना होगा, जिससे हम समाज को मूल्यों के साथ, अर्थ से भी वर्तमान समय में आर्थिक जो ग्लोबलाइजेशन के साथ जोड़ के स्वच्छता को आगे बढ़ाएं।